Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को जाते जाते कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम पढ़ाया था और उस नियम का आपको केवल कथन कराया था। सही बोल रहा हूँ? उस कथन में मैंने आपको बल बताया था दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात मैंने आप लोगों को पिछले टर्म तक क्लियर कर दी थी। क्लियर? आज हम इसे सिद्ध करने जा रहे हैं, तो सभी लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे ध्यान से। मैंने आपको कल बताया था ये ध्रुव है और ध्रुवों के अंदर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की जो शक्ति होती है उस शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव प्रबलता। क्या बोलते हैं बेटा? उस शक्ति को हम लोग ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। तो एक ध्रुव है उसकी ध्रुव प्रबलता m1 है और दूसरा ध्रुव है उसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है? m2 है। मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप लोगों को नजर आ रहा है सभी को साफ? ओके। दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो r है। ये बात हम लोगों ने कल तक कर दी थी। सही बोल रहा हूँ? और इसका जो सूत्र बेटा हमारा आया था वो आया था F बराबर μ0/4 पाई, है ना? और इस सूत्र के आधार पर हमने इसका कथन याद किया था। F यहाँ पर बल होता है, दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल, और बल दो ही प्रकृति का होता है, या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। तो हमने उसे बोला था दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात हम लोगों ने कल तक कर दी थी। ये कथन आप सबको याद है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, राइट? अब हम इसी सूत्र को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो देखिए भैया, यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है F और M1 M2 दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहला कथन लिख दिया F समानुपाती M1 M2। स्टेप समझ में आता है आपको? समीकरण नंबर 1। यहाँ पर मुझे दिख रहा है F और R वर्ग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो मैं इसे लिखूंगा समीकरण नंबर 2। कहानी समझ में आ रही है सभी को? समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, दोनों समीकरणों को मिला रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, दोनों समीकरणों को बेटा अगर मैं मिलाऊंगा तो ये नज़ारा ऐसा हो जाएगा। बोलो भैया, स्टेप समझ में आ रहा है सभी को? F समानुपाती M1 M2/r²। और मैं ये बात जानता हूँ कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है एक नियतांक आता है। तो समानुपाती हटा के नियतांक आ गया μ/4 पाई M1 M2/r²। सीन क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। आगे बढ़ा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। F बराबर, यहाँ म्यू का एक सूत्र होता है, म्यू बराबर μr इंटू μ0। याद है? ये आपने बायो सेवर्ट के नियम में भी पढ़ा था। म्यू बराबर होता है μr इंटू μ0। तो म्यू की जगह मैंने लिख दिया μr इंटू μ0 अपॉन 4 पाई M1 M2/r²। क्लियर? और ये जो μr है, μr बराबर होता है 1। किसके लिए? हवाई निर्वात हेतु। जिन लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा है, जैसे के माध्यम का परावैद्युतांक होता था ना, वैसे हवा के लिए के का मान 1 होता था, वैसे यहाँ पर μr बराबर 1 हवाई निर्वात हेतु। तो μr की जगह 1 रख दूंगा तो क्या नज़ारा आ जाएगा? F बराबर μ0/4 पाई M1 M2/r²। ये आ गया कूलाम का नियम। समझ में आ रही है बात? ये जो सूत्र आपका आया है वो SI पद्धति में आया है। तो बल निकाला है, बल का मात्रक न्यूटन। बोलो, SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, CGS पद्धति में बल का मात्रक डायन बताया था मैंने आपको, है ना? अगर वैसे तो ये यहाँ ख़त्म हो गया। अगर आपको CGS पद्धति में निकालना है तो जैसे वहाँ पर अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, SI से CGS में बदलते हैं तो 1/4 पाई ε0 हट जाता है। चैप्टर 4 में भी तो देखा था, SI से CGS में बदलते हैं तो μ0/4 पाई हट जाता है। तो μ0/4 पाई हट जाएगा तो इस सूत्र को क्या लिखेंगे? F बराबर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
अब चूंकि ये बल CGS पद्धति में, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? 9। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? सर ये आपने प्रोफाइल लिया ना, ये उसकी समानुपाती नेता यही क्यों लिया? किसके समानुपाती यही क्यों लिया? ये नेता यही लिया है। कौन सा नियतांक ये लिया है? हाँ, ये क्यों लिया है आप? और किसी को लेते हैं? नहीं, ये चीज़ें अपन ऐसे मन से नहीं लेते, ये चीज़ें साइंटिस्टों ने ऑलरेडी प्रूव कर रखी हैं, उस आधार पे अपन ने लिया है। आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया, मैंने कूलाम का नियम बता दिया, ये सूत्र आपको याद करा दिया, और इसी सूत्र में से देख देख के अपन ने ये काम कर लिए। लेकिन आप खुद सोचो कॉमन सेंस से, पहले ये आया होगा, ये पहले ये आया होगा, पहले तो ये आया होगा तभी तो ये सिद्ध हुआ होगा, पर अपन ने तो उल्टा कर दिया। अपन ने इसको पहले याद कर लिया और इसी के आधार पर अपन ने पूरा काम तमाम कर दिया। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बेटा इस तरीके से आप इजीली समझ गए, अदरवाइज पहले ये नहीं आएंगे, पहले ये आएंगे। सही बोल रहा हूँ? अब ये आए तो ये कहाँ से आए? तो इसके लिए साइंटिस्ट कूलाम ने काफ़ी सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर जो रिजल्ट आया वो उसने ऐसे लिखा। कहानी समझ में आ रही है? आपको याद होगा कूलाम का नियम भी आपने पढ़ा था, वहाँ एक लाइन लिखी थी इसके सीमाओं में, यह एक प्रायोगिक नियम है। तो ये प्रयोगों के आधार पर प्राप्त हुआ है। समझ रहे? तो ये जो स्टेटमेंट आते हैं हर वो जगह जहाँ पर हम सूत्रों की स्थापना ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि इसके पीछे कुछ प्रयोग वैज्ञानिकों ने किए हैं जिसके आधार पर उन्होंने ये स्टेटमेंट रखे हैं। कहानी समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से अगर कूलाम का नियम आ गया तो क्या हम लोग कर पाएंगे? बोलो भैया। यहाँ बेटा μ0/4π जो है वो नियतांक होता है, चैप्टर 4 में भी हमने इसके बारे में जाना था, और इसका मान फिक्स होता है। μ0/4π का मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बिल्कुल घोंट के पी जाना, वैसे तो चैप्टर 4 से आपको याद होगा ऑलरेडी, ऐसा मुझे लगता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर μr जो है, μr को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता, यानी एक पदार्थ की अपेक्षा दूसरे पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी है उसको बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्लियर? और ये जो म्यू है उसको बोलते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता। और जो μ0 है, ये तीन चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? आप लोगों को ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे म्यू को बोलते हैं हम लोग निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं म्यू को? निरपेक्ष चुंबकशीलता। मैं इनका थोड़ा सा एहसास कराऊंगा आपको, ये होते क्या है ना। म्यू आर को बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता। μ0 होती है निर्वात की चुंबकशीलता। क्या की? निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 तो फिक्स हो गई, क्योंकि 4π अलग पहुंच जाओगे तो μ0 का मान कितने का आएगा? 4π × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। μ0 तो निर्वात की चुंबकशीलता, ये फिक्स होती है। अब ये म्यू और म्यू आर, निरपेक्ष चुंबकशीलता और आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। जैसे आपने फिजिक्स का पेपर दिया, दो भाई थे राम और श्याम, दो भाई थे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या है और आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। सुने, दो भाई थे राम और श्याम, ठीक है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। एक भाई है राम और दूसरा भाई है श्याम, ठीक? ये दो भाई हैं। इन दोनों ने फिजिक्स का पेपर दिया, इन दोनों ने फिजिक्स का पेपर दिया, तो जाहिर सी बात है इनके नंबर भी आए होंगे। राम के नंबर आए 5, श्याम के नंबर आए 7। क्लियर? राम के नंबर आए 5, श्याम के नंबर आए 7। संज्ञा को आए पिताजी, पिताजी ने पूछी, कहे राम क्या नंबर आए? राम ने कही 5 नंबर आए, 5 नंबर। श्याम ते गई, कहा क्या नंबर आए? श्याम ने कही, श्याम स्मार्ट था थोड़ा सा, माना कि 5 कहेंगे तो मार पड़ेगी, पिताजी साफ पता बच जाओ कि फैलेगो। क्लियर? तो माना यूँ गई, राम थे 2 ज़्यादा आए, राम थे 2 ज़्यादा आए। वैसे आए कितने थे? लेकिन उसने दूसरा तरीका अपनाया, राम थे 2 ज़्यादा आए। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ कौन सी चीज़ क्या है ये समझने वाली बात है। जो राम के नंबर थे 5 और श्याम के नंबर थे 7, ये थे निरपेक्ष नंबर,
ये स्वतंत्र है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें किसी की किसी दूसरे से तुलना नहीं की जा रही। तो ये कैसे नंबर है? 5 और 7 इनके निरपेक्ष नंबर है। लेकिन जब श्याम ने ये बोला ना मेरे राम ते 2 ज़्यादा आए हैं, तो इसने इसकी अपेक्षा अपने नंबर बताए हैं, अपेक्षिक नंबर। समझ में आई बात? अपेक्षिक चुंबकशीलता में हम एक पदार्थ की चुंबकशीलता को दूसरे पदार्थ की चुंबकशीलता से तुलना करते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अपेक्षिक चुंबकशीलता समझ में आई क्या होती है, और निरपेक्ष चुंबकशीलता, हर माध्यम की अपनी एक चुंबकशीलता होती है, तो वो होगी निरपेक्ष चुंबकशीलता। अपेक्षिक चुंबकशीलता में हम लोग एक माध्यम की चुंबकशीलता को दूसरे माध्यम की चुंबकशीलता से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। कहानी समझ में आई? और μ0 तो फिक्स है, निर्वात की चुंबकशीलता ये फिक्स होती है, क्योंकि μ0 का मान निकालना है तो 4 पाई जालंग आ जाओ तो कितने गए जाओ, 4 पाई गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। मेरी रामायण समझ में आ रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? पर तुम्हें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ना है, पर ये कहानी समझ में आई? मैं तुमसे कूलाम का नियम पूछूंगा, कथन बता देना, ऐसे सिद्ध कर लोगे यहाँ तक। क्लियर है? यहाँ तक भी एग्जाम में आप करे आओगे तो पर्याप्त है, जरूरी ना नीचे वही लाइन करें, पर पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? एक बार फटाफट कूलाम का नियम देख लो, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हमने कूलाम का नियम देखा, F बराबर μ0/4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। उससे जस्ट पहले जो स्टेप था उसमें अपन ने μr बराबर 1 रख दिया, तो समझ गए ना? μr बराबर 1 का मतलब क्या है कि जो भी तामझाम रखा हुआ है वो हवा या निर्वात में रखा हुआ है। चलूँ आगे। अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है कि कूलाम के नियम के आधार पर एकांक ध्रुव की परिभाषा दीजिए। क्या की परिभाषा दीजिए? परिभाषा बनाना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। आपको अगर याद हो, वहाँ पर चैप्टर 1 में पढ़ाया था, कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर एकांक ध्रुव पूछ रहे हैं, सब मैचिंग है बिल्कुल, है ना? तो आइए देखते हैं। कूलाम का नियम मैंने पढ़ा है, F बराबर होता है μ0/4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये सूत्र तो हम सभी को याद है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा बेटा सब लोग। इस कूलाम के नियम के आधार पर मुझे एकांक ध्रुव की परिभाषा देनी है, यानी ध्रुव प्रबलता मुझे कितनी चाहिए बेटा? 1 चाहिए। m बराबर 1 लाना है, लाना है नहीं लाना है? लाना है। अच्छा, एक पहेली बताओ जरा मुझे। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, एक समीकरण लिखी है, 3x बराबर y, दिख रही है सभी को? अगर मुझे अपना उत्तर x बराबर 1 लाना है तो बताओ y की जगह क्या मानूं? समझ गए? क्योंकि 3 y की जगह 3 मानूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। जो बोला समझ में आया? चलो अच्छी बात है, गोली मारो अब इसको। अब अपन काम पे आते हैं। कह रहा है कूलाम के नियम के आधार पर एकांक ध्रुव की परिभाषा दीजिए। भैया आप ये सूत्र लगा रहे हो, इसका मतलब आप ये ऑलरेडी मान चुके हो कि ये जो ध्रुव वगैरह रखी है काय में रखी है? हवा या निर्वात में। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? हवा या निर्वात में रखी है, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे m बराबर 1 लानी है, तो पहले मुझे m चाहिए, जबकि मेरे पास m1 और m2 है। तो ऐसे लिखूँ, माना m1 बराबर m2 बराबर m। बोला भैया, समझ में आई बात? यानी दोनों कैसे मान लिए? समान। तो जा का मतलब जो समान ध्रुव प्रबलता के ध्रुव है, और समान ध्रुव है तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। इतनी बात समझ में आई? ये समान ध्रुव प्रबलता के ध्रुव हो गए, यही तो मतलब हो जाएगा। अच्छा, किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए अब चीज़ों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। r की जगह कितने दे दो? इसका मतलब क्या हुआ? r बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? दोनों ध्रुव एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे या एकांक दूरी पर रखे, कुछ भी बोल दो। अच्छा, अब ये मान उठा के बेटा मैं इस सूत्र में रख रहा हूँ, ठीक है? गौर से देखिएगा। बराबर μ0/4 पाई का मान कितना होता है? 10⁻⁷। हवाले देखी तुमने? तो 10⁻⁷। m1 कितना है? m2 कितना है? m2 कितना है? m स्क्वायर कर लो, बोलो बटे, हाँ, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, तो का बटे में 1 लिखवा जरूरी है, और हटाए दो। अब f की जगह ऐसो का लिख दूं कि मैं उत्तर m बराबर 1 आ जाए। 10⁻⁷ अवाल जी समझाओ, चाहिए कि ना समझाओ? f की जगह अगर मैं यहाँ 10⁻⁷ न्यूटन है ना, तो f की जगह मैंने 10⁻⁷ धरा, तो ये कटे गए, तो यहाँ का बच गया 1 बराबर m स्क्वायर। वर्ग हटाऊंगा तो मूल आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है,
तो m बराबर 1। समझ में आई? तो m बराबर 1 लावे के लिए मुझे कर्म करने पड़े। मैंने कहा कर्म करे समान ध्रुव प्रबलता के ध्रुवलय और समान ध्रुव प्रबलता के ध्रुवों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा हवा या निर्वात में। और अगर ऐसा करने पर लगने वाला बल, ये कैसा बल है? क्यों प्रतिकर्षण क्यों बोला आपने? समान ध्रुव है, तो इनके बीच जो बल लग रहा है बेटा वो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कितना लग रहा है? तो सुनो ध्यान से, ये सब तो मैंने परिभाषा बनाना सिखाया है। आप ये सब चीज़ें एग्जाम में नहीं लिख पाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन परिभाषा अब शुरू हो रही है, ठीक है? मैं धीरे धीरे करके बोलूँगा, आप समझते जाना, ठीक है? जब दो समान ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुवों को, ठीक है, अब मैं बोलूँगा कुछ नहीं, उंगलियां रखता जाऊँगा, आप स्वयं बोलते जाना, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा लिखा कर मैंने इतना बड़ा कर दिया, अब आप स्वयं करेंगे। क्लियर? फिर से बोलो। को बस समझ गए? क्लियर? फिर से बोल दो। समझ गए? श्यांप के बगल से नेवला दद्दऊ तो चुप बैठेंगे, एक दूसरे पे बल लगाएंगे, है ना? इसी तरीके से एक ध्रुव के बगल से दूसरा ध्रुव दद्दऊ तो चुप बैठेंगे, बल लगाएंगे। कितने लगा रहे, है ना? तो अगर इतना बल लगाएंगे, इतना प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, तो प्रत्येक ध्रुव जो होगा वो एकांक ध्रुव होगा। एक बार मैं बोल रहा हूँ, अब समझ लेना। जब दो समान ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुवों को हवा या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब यदि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10⁻⁻7 न्यूटन हो तो प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव होगा। नहीं है बस? एक बार लास्ट फिर से बोल रहा हूँ। जब दो समान ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुवों को हवा या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब यदि उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10⁻⁻7 न्यूटन हो तो प्रत्येक ध्रुव एकांक ध्रुव होगा। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो भैया, पढ़ लो, पूछूंगा। अगला इसके बाद हमको एक नोट दिया गया है। एसआई पद्धति में ध्रुव प्रबलता का मात्रक, क्या? ध्रुव प्रबलता को अक्षर स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। अम्मा ऐसे करके बताया था, तो वही नोट में लिखा हुआ है, पढ़ लो। ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। तो किसी ने भी पूछ लिया मुझसे एसआई पद्धति में ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर होता है। क्लियर? आप लोग ये जानना चाहेंगे एम्पियर मीटर क्यों होता है? हवेल बताएंगे 10 मिनट बाद, ठीक है? एक प्रश्न आएगा अभी 1-2 मिनट बाद, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? उसको जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद इसका रहस्य बताऊंगा कि ये कैसे आया है। क्लियर है? चलूँ आगे? अच्छी बात है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखना। लेकिन ओटी में बहुत आता है, नोटों पे मैं बाद में इंपॉर्टेंट नहीं लगवा पाऊंगा, इस पे आप लगा लेना इंपॉर्टेंट। ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर होता है ना? चलूँ अब मैं आगे। इसके बाद मुझे अगला क्वेश्चन बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, है ना? क्या पूछ रहा है? जैसे मैंने बोला हवाई क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो वह क्षेत्र जहां हवा के प्रभाव को अनुभव किया जा सके हवाई क्षेत्र कहलाता है। मैंने पूछा विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हो, तो वह क्षेत्र जहां विद्युत के प्रभाव को अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जहाँ चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सीन क्लियर है? पढ़ लो चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, फिर आगे की बात करूँगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गई तेल लेने। पहले मुझे ये बताओ, मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था और वहाँ मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। आपको याद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब मैंने पढ़ाई थी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने बताया था E बराबर फेंकू। याद है भैया? पूरे कॉन्सेप्ट सेम लगते हैं। E बराबर फेंकू बताइए थी। अब मुझसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं, तो भैया मुँह मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से प्रदर्शित करते हैं।
और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो चैप्टर 4 ते पढ़ चलो आ रहा हूँ। बी ते प्रदर्शित करते हैं एफ बल एगो विद्युत क्षेत्र में आवेश आते हैं और चुंबक में ध्रुव आते हैं, तो यहाँ पर आवेश की जगह क्या आ जाएगा? ध्रुव प्रबलता। नहीं, यही बात समझना। एफ बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, स्मॉल एम क्या है और ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। तो ध्रुव प्रबलता का मात्रक रख दिया एम्पियर मीटर। समझ में आई बात? किसी ने पूछा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो बताया था न्यूटन की अम्मा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। बोलो, चैप्टर 4 में मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 3 मात्रक बताए थे, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और सीजीएस पद्धति में बताया था गॉस और ओरस्टेड। मैंने बोला था आगे आने वाले चैप्टरों में आएगा, ये आएगा, इसी चैप्टर में आएगा, है ना, आज आ जाएगा या कल आएगा, ठीक है। तो फिलहाल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आगे बढ़ो, चलो गौर से देखेंगे सभी लोग। चैप्टर 1 पढ़ा था, तो विद्युत क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन होता था? इसी तरीके से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? ध्रुव, ध्रुव प्रबलता या ध्रुव, है ना। ध्रुवों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। काय की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? ध्रुवों की वजह से। गौर से देखिएगा सभी लोग, इससे पहले कि मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा समझाऊं, आज हमें सीखना है विद्युत, जैसे आपने विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली थी, याद है आपको? जहाँ पर भी आपको किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी होती थी, वहाँ पर आप क्या मानते थे पता है? एकांक धनावेश मानते थे। याद है आपको? जिस बिंदु पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी होती थी चैप्टर 1 में, वहाँ हम लोग एकांक धनावेश निकालते थे, और उस एकांक धनावेश पे जिस दिशा में बल लगता था वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती थी। जिन लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा है उन्हें समझ में आता है ना। यहाँ पर भी हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो यहाँ पर हम एकांक धनावेश की बजाय एकांक उत्तरी ध्रुव मानते हैं। क्या मानते हैं? एकांक उत्तरी ध्रुव। जिन लोगों ने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है वो लोग सुने, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? अभी मैंने जो बोला समझ नहीं आया होगा आपको, ये बातें वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा है। जिन्होंने 1 नहीं पढ़ा वो सुने। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B बराबर F/m। F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर। तो किसी ने पूछा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे इसके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में 2 मिनट बाद बात करेंगे। अब मैं जो आपको चीज़ सिखाने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत ऑनेस्टी के साथ देख लेना आप लोग, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो आपकी मट्टी कुट जाएगी। समझ में आ रही बात? तो समझ लेना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये बातें आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ वो अगर आप नहीं जानते होंगे तो आगे की कथा समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। और ये बात आपने 9th-10th में भी पढ़ रखी है और मैं भी बता चुका हूँ। अगर चुंबक के 2 समान ध्रुव हैं, ये भी उत्तरी ध्रुव है और ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो इनके बीच कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। मतलब ऐसे या ऐसे? ऐसे। इतना तो जानते हो। अगर ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है तो आकर्षण। चूतियों बता देगो, विपरीत ध्रुवों के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है, समान ध्रुवों के बीच सदैव। क्लियर है? जैसे मान के चलो मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर हवा किस तरफ बह रही है, तो मैं मट्टी लेके ऐसे छोड़ दूँ, मट्टी अगर जालंग उड़ेगी तो हवा जालंग बह रही है ना। मट्टी अगर जालंग उड़ रही है तो हवा जालंग बह रही है। थाप के मारे गला ले जाएंगे आवाज। मट्टी जालंग उड़ रही है तो हवा जेलंग बह रही होगी। पागल से इनने कहा चलन दो चाहता चले हवा। भैया मट्टी इस तरफ उड़ रही है तो हवा इसी तरफ तो बहेगी। मट्टी अगर जालंग उड़ रही होती तो जालंग बह रही होती। बोलो। इसको विज्ञान की भाषा में थोड़ा सा अगर बोलूं तो मिट्टी पर जिस दिशा, ऐसे समझो पहले, मिट्टी जिस दिशा में उड़ती है वही हवा की दिशा होती है। सही बोल रहा? या हवा की दिशा वही होती है जिस दिशा में मिट्टी उड़ती है। ये तो देसी में मैंने बोला, अब थोड़ा विदेशी में बोल रहा हूँ। मिट्टी पर जिस दिशा में बल लगता है वही हवा की दिशा होती है। मिट्टी तालंग उड़ रही है तो अपने आप तो उड़ना रही, बल लग रहा हो बाबे हवा की वजह से। नहीं है मेरी बात समझ में? यानी मिट्टी पे जिस दिशा में बल लगता है वही हवा की दिशा होती है।
तो किसी भी जगह हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ा? मिट्टी का। इसी प्रकार किसी भी जगह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ता है एकांक उत्तरी ध्रुव का। काय का? जी हाँ बहनों भाइयों, एकांक उत्तरी ध्रुव का सहारा मुझे लेना पड़ता है। किसी भी बिंदु पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका? एकांक उत्तरी ध्रुव का। तो चलो एक दो बार मैं बताऊंगा फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? चलो आओ। जैसे किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि कह रहे फलाने जे उत्तरी ध्रुव है, इसके कारण, अब ध्रुवों के कारण ही तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। किसी ने पूछा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो मैं कछु नहीं करेंगे, एकांक ध्रुव प्रबलता का, ध्रुव प्रबलता एक हो गई, एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव मान लेता हूँ। ज़्यादा शॉर्ट में समझना चाहती हो तो भाड़ में जान दो, केवल ता बिंदु पर दिशा निकालनी है वहाँ उत्तरी मान लो। ऐसे समझ गए? उत्तरी मान लो। अब बताओ उत्तरी उत्तरी प्रतिकर्षण बल लगे हो तो ये कित को जाओ, जे कित को जाओ, जालंग के जालंग, जालंग जाओ तो बस जे जहाँ पे जालंग बल लग रहा है ना तो जे दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। नहीं एक बात सीख गए? एक बार और बता रहा हूँ, फिर नहीं बताऊंगा, फिर पूछेंगे फोड़ेंगे। जो दक्षिणी ध्रुव है तो उन्हें पूछी कह रहे जय बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितने होगी, तो मैंने तरीका बताया। जिस बिंदु पर दिशा निकालनी होती है एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव मानते हैं, दक्षिणी उत्तरी आकर्षण होगा, विपरीत ध्रुव है तो जिकित को जाओ। क्लियर है? तो यही दिशा है गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नहीं यही बात समझ सीख गए? पता पाल लियोगे? सीख गए भाई? सो अइयो देह कौन सा बतावे मुंह पे थी नहीं, मैंने कनपटी तान दी एक आध की तो गारंटी है। अइयो बताइयो जे उत्तरी ध्रुव है, बताओ जा बिंदु पे दिशा कितको होगी, बताओ मुझे किस तरफ होगी दिशा, बताओ मुझे। हाँ जालंग होगी, समझ गए? जालंग होगी, क्योंकि जिस बिंदु पर दिशा निकालनी होती है उत्तरी मानते हैं। उत्तरी उत्तरी प्रतिकर्षण बल लगेगा, जागो जागो नहीं जागो। अच्छा इस उत्तरी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर दिशा किधर होगी, ऐसे समझ गए? सोच लो तो दिशा निकाल वो सीख गए तुम। अच्छा ने बताइए जा के कारण जा बिंदु पे कितको होगी, न्यो में ये तो कह रहे थे, कहीं गए नहीं तुमने। क्लियर है? तो किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना समझ में आ गया आपको? को तुमसे पूछे कि कह रहे फलानी जगह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, तो बता दोगे कि फलानी जगह होगी, हैं? बोलो ना। ठीक है, अच्छी बात है, बताइए है, पूछे हो तब बताइए। अब भाई तो बताए दिए से कल बताओ तो मैं कितने बताए व्यवहार हो। तो इतनी बात मैं समझ गया कि नहीं समझा? समझ गया। कहा एक बात पूछो, जैसे ये टावर लगो है और टावर के चारों तरफ बाउंड्री खींची रहते हैं, वहाँ में बोर्ड लगो रहते, तो खतरा है। अब मान के चलो एक बंदा यहाँ खड़ो है, जे आप हो, जे मैं हूँ, तो झटका किसको ज़्यादा लगेगा? हैं? इसको ज़्यादा लगेगा या इसको ज़्यादा लगेगा? इस वाले को ज़्यादा लगेगा। सही बोल रहा हूँ? ये दूर है तो क्या कम लगेगा, को बहुत दूर हो तो इसका मतलब अलग अलग जगहों पर विद्युत, ये विद्युत है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है। अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा ठीक है भैया, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत सुंदर बात बोली आप लोगों ने। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। ये ध्रुव है, कोई एक ध्रुव है ना? तो ध्रुव के चारों तरफ क्या पैदा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्रुव, इस चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। ये बात मानते हो? सब लोग मानते हो? मानते नहीं मानते? मानते। ठीक है। जैसे ये मैंने मान लिया एक उत्तरी ध्रुव है। कैसा ध्रुव है? अब मैंने तुमसे पूछी कार्य फलाने जा बिंदु पे, जा पी बिंदु पे, पी बोले तो पॉइंट, पॉइंट माने बिंदु, जा बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी लंग होगी?
तो तरीका क्या है, जिस बिंदु पर दिशा निकालनी होती है वहां एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं। मानते नहीं मानते? उत्तरी उत्तरी किधर, ऐहे, यानी इस पे बल इधर लगेगा और जिस दिशा में बल लगता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। नहीं आई मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? कागुए को परेशानी? परिभाषा बनाना मैंने आपको सिखाया था, स्टार्टिंग से सिखाता चला आ रहा हूँ। जहाँ कहीं भी हमें परिभाषा बनानी होती है हम चीज़ों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। मान लिया करते नहीं, मान लिया करते। तो ये सूत्र है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। m बराबर अगर मैंने 1 रख दूंगा तो b बराबर तिहाई का है जाएगी f बटे में 1 लिखवा जरूरी है का। b का एग्जाम है, b का एग्जाम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जब मोहे खोलो और बोलो का है जे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर, एक बार और, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है। किस बल के बराबर होती है? जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगता है। नहीं यही बात है, फिर से बोल रहा हूं, एक ही शॉट में बोलूंगा, लपकने की कोशिश करना, बाद में पूछेंगे और भोरेंगे, ठीक है? अर्ज क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगता है। समझ गए? फिर से देखो, अब मैं इधर, अभी मैंने इधर समझा, अब इधर देखो। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगता है। नहीं यही बात समझ? सीन क्लियर है? अब कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा, केवल सुनेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगता है। सीन क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगता है। कहानी समझ में आ गई? एक बार पढ़ लो, 1 से 2 मिनट का समय दिया, फिर भोरे हम समझ में आ गया सभी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। ये जो आपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, आपको क्या लगता है ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? कौन सा कह रहे हो जी सदिश राशि है? कौन सा कह रहे हो जी सदिश राशि है? कौन सा कह रहे हो जी सदिश राशि है? आवाज तो बड़ी जोते आई थी। हाँ क्यों है? हाँ सिंपल, दिशा बता रहा है ना, और जिस चीज में दिशा होती है वो सदिश राशि होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि हुई? सदिश राशि। क्यों बोला सदिश राशि? पल्ले पड़ा। अब मैं ताजा ताजा एक काम लगे में लगा फूकट में निबटरों में निबटाई लूँ, कहो तो निबटाई लूँ, निबटाई लेता हूँ। कहा हुआ में कहीं जाने गुर्रा के देखियो बी बराबर एफ अपॉन एम, जहाँ में जेव ध्रुव है तो अपन ने कौन सा वारो ध्रुव लो है? जे वारो। ता बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने बापे जो ध्रुव रहे तो भैया तो लेते ना बोलो। तो अब सुनो, तो ध्यान से सुनना जी। क्लियर है? सिगन ने अच्छी बात है। जाके बाद एक नोट दो, नोट फोटो तो बाद में देखेंगे। अब भाई फ्री फंड में एक क्वेश्चन निबट रहा हूँ मैं, चमका ले लक्षण थे, ठीक है? पट्टा मोते न्यो कह रहा है, मानो का कह रहा हूँ, मोते न्यो कह रहा है कि एक अकेले ध्रुव के कारण एक अकेले ध्रुव के कारण, जो मैंने ध्रुव मान ली। अब जो कोई सा भी ध्रुव हो सकता है, तो मैंने मान लिया इसकी ध्रुव प्रबलता m है, ठीक है? कितनी है? m। एक अकेले ध्रुव के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया? एक अकेले ध्रुव के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो करूं? तो मैंने मान लिया इस बिंदु P की इस ध्रुव से जो दूरी है वो r है। कितनी है?
तो मैंने पढ़ा है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो एकांक ध्रुव प्रबलता का ध्रुव, ये सब समझ में आता है आपको। तो इस बिंदु पर मैंने पढ़ा है, व्याली ताजा ताजा पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बी बराबर कौन सा वाला एम, ज्वाला या ज्वाला, दो स्मॉल एम ही है, कौन सा वाला, ये वाला। इतनी तमीज होनी चाहिए आपको, क्लियर। और ये एम का मान कितना है बबुआ, 1, तो ये मैंने धर दिया 1। स्टेप समझ में आया। आपको स्मॉल एम रखना है, स्मॉल एम भी रख सकते हो, 1 रखना है 1 भी रख सकते हो। सीन क्लियर, काहुए को परेशानी। अच्छा, बी बराबर नालायकों, थोड़ी देर पहले अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा था, F बराबर μ0/4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैं लगा रहा हूँ μ0/4 पाई m1 की जगह m लिख दूँ और m2 की जगह 1 लिख दूँ। लिख दूँ नहीं लिख दूँ, लिख दूँ, लिख दूँ m1 m2 अपॉन इन दो गोल के बीच की दूरी r है तो r स्क्वायर बटे में 1 लिखूँ तो लिख दे तो आ गया ये सूत्र। समझ में आई बात। ने और फैला दे जाए ऐसा बुरा सा लग रहा है। बी बराबर त्याई है लाला रे, एम को गुणा 1 ते कर दे तो कौन सी तूप चल जाएगी। नहीं यही बात आ गया सूत्र, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। समझ गए जी। ऐसा ही पद्धति में को पट्टा ने जो कहती CGS मैंने कहा रहा हूँ एम अपॉन, ऐसी स्थिति में मात्रक क्या हो जाएगा, गॉस या फिर और स्ट्रेट। कहानी समझ में आ रही है। देख लो फटाफट जा सूत्र, फिर आगे की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आपको याद है चैप्टर 1 पढ़ा था, चैप्टर 1 आप चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो गौर से देखिएगा सब लोग। मैंने ऐसे बताया था ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने पढ़ा था E बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन r स्क्वायर। याद है। तो कमीनो सेम है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे वहाँ 1/4πε0 नियतांक होता तो यहाँ μ0/4 पाई K तो 1 होता है वायु निर्वात के लिए, Q की जगह ध्रुव प्रबलता, r स्क्वायर बेस हो गया। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। क्लियर नहीं यही बात है। यानी अगर आपको चैप्टर 1 के सूत्र याद है तो जाके याद करके की जरूरत ना है, पैसे ही आ जाएंगे जुगाड़ सुगाड़ते नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लक्षण पे पढ़ते हैं, तो जो करे ना रहे मेरे को मैं कहा करता हूँ। क्लियर। तो किसी ने पूछ लिया एक अकेले ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो बी बराबर μ0/4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। टकाटक याद होना चाहिए, क्योंकि आपका ये मान लो याद करने वाला जो पार्ट था वो काफ़ी हद तक हो गया। कल थोड़ा सा और होगा, उसके बाद तो बड़ा आसान होगा सब कुछ। क्लियर है। यही बेसिक्स हैं, सूत्र याद हो जाएगा टकाटक। आप लोगों के ट्यूशन का टाइम हो गया, तो आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।